तो कल क्लास में हमने देखा था न्यूक्लियर फिजन, जिसमें आपका एक बड़ा न्यूक्लियाई टूट करके दो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई बनाता था और अपनी स्टेबिलिटी भी बढ़ाता था, और लास्ट में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ा था। आज का हेडिंग डालिए न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, और सन का जो प्रमुख कारण है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ही आता है। तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसका भी डिस्कशन आपका वहीं से स्टार्ट होता है जहां से न्यूक्लियर फिजन का हमने किया था। मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे, वही सेम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो हम लोग कर्व बनाते थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो हम कर्व बनाते थे, जो कर्व आपका कुछ ऐसा आता था, इसी कर्व से यहां पर भी आपकी चर्चा स्टार्ट होगी। एक रफ डायग्राम है, एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, बट इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हुआ होगा, जैसे कल हम लोग न्यूक्लियर फिजन समझे थे। इसमें हमने देखा था कि जो मीडियम साइज न्यूक्लियस होते हैं, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो बाकियों की तुलना में ज्यादा होता है। मतलब जो छोटे साइज न्यूक्लियाइज हैं और जो बहुत बड़े साइज के न्यूक्लियाइज हैं, इनकी तुलना में इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बाइंडिंग एनर्जी से आपको कल भी हम समझाए थे, फिर से रिपीट कर देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो एनर्जी होता है जितनी एनर्जी आपको न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस न्यूक्लियस में से, जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, उस न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर जितने भी लाई कर रहे हैं, जितने मीडियम साइज की न्यूक्लियस है, क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट जो छोटे साइज के न्यूक्लियाइज हैं और जो बड़े साइज के न्यूक्लियाइज हैं, इनका स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ठीक है, इसी प्रोसेस में हमने समझा था कि अगर आप बोल रहे हैं कि इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और इनका ज्यादा है, तो इनकी टेंडेंसी कल क्या हमने देखी थी, इनकी टेंडेंसी होती है कि बड़े साइज से टूट करके दो छोटे साइज के न्यूक्लियस बना लेते हैं ताकि इनका स्टेबिलिटी बढ़ जाए। सेम चीज क्या चाहेगा कि जो यहां पर मान लीजिए छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स है, छोटे मान लीजिए यहां पर न्यूक्लियसेस है, ये छोटे छोटे न्यूक्लियसेस हैं, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, मतलब इनकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये क्या चाहेंगे कि ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा करके एक मीडियम साइज का न्यूक्लियस बना ले, ताकि इनकी भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बढ़ जाए और इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो इसी प्रोसेस को जब आपके दो छोटे न्यूक्लियाइज कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं ताकि उनका स्टेबिलिटी बढ़ जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो लिख लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन is a process. Nuclear fusion is a process in which two smaller sized nuclei combine together to form a comparatively larger nuclei to increase their stability। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो स्मॉलर साइज के न्यूक्लियाइज कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। लिख लीजिए यहां तक। चलिए, तो अगर यहां पर भी अगर न्यूक्लियर फ्यूजन में आप बोल रहे हैं कि दो छोटे न्यूक्लियाइज मिलेंगे, बड़े न्यूक्लियस बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा मतलब यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम कैसे निकालेंगे, तो देख लो, मान लो कि आपका एक छोटा न्यूक्लियाई है, इसको हम लोग बोल देते हैं x, और दूसरे वाले को हम बोल देते हैं y, और जो बड़ा न्यूक्लियाई इन्होंने बनाया मिलकर के, इसको हम बोल देते हैं z। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम बोल देते हैं, मान लीजिए है आपका bx, y वाले का है आपका मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन by, और z वाले का है सपोज कर लीजिए आपका bz। ओके, तो आपका रिएक्शन क्या हो रहा है कि x प्लस वाई, जो आपके पेरेंट न्यूक्लियाइज है x प्लस वाई, ये मिलकर के क्या कंबाइन करके बना रहे हैं, आपका बना रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू z। ये है आपका डॉटर न्यूक्लियाई। अब आपको पता है कि जब ये रिएक्शन होगा तो साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। एनर्जी कहां से आएगी, जो आपका रिएक्टेंट है इसका मास ज्यादा होगा,
और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, कम होगा। तो जितना मास कम हुआ वो मास कहां चला जाएगा, वही मास आपका एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। तो अगर आपको निकालनी है कि एनर्जी कितना है तो आपको मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकालना पड़ेगा, जैसे हम बाकी सारे प्रोसेसेस में निकाले हैं। तो अब यहां पर भी वही करेंगे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकालेंगे और ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ वाई माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ जेड। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे हम कैलकुलेशन किए थे अल्फा डीके में, बीटा डीके में, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब आप इसमें से हटाएंगे तो आपका जो रिएक्शन आपका बन करके आएगा इक्वेशन, वो आएगा mx प्लस my माइनस mx प्लस my माइनस mz। जो आपका डेल्टा m आएगा ये आपका आएगा मास ऑफ द एटम ऑफ x प्लस मास ऑफ द एटम ऑफ y माइनस मास ऑफ द एटम ऑफ z। अब अगर आपका डेल्टा एम इतना आएगा तो आपको एनर्जी अगर निकालनी है क्यू, तो आप डेल्टा एम इंटू क्या कर देंगे, डेल्टा एम इंटू सी ए स्क्वायर। और अगर ये आपका एएमयू में दे रखा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू 931.5। तो ये आपको आंसर दे देगा, क्यू का वैल्यू आपको किस में दे देगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपको ये क्यू का वैल्यू बता देगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट करो और मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके आप क्यू का वैल्यू निकाल लो, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है जो कल हमने देखा था, वो क्या होता है कि आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको पता है। अगर आपका मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है और आपको पता है कि x का नंबर ऑफ न्यूक्लियन A1 है, y का नंबर ऑफ न्यूक्लियन A2 है और z का नंबर ऑफ न्यूक्लियन अगर आपका A3 है, तो आप यहां से भी बाइंडिंग एनर्जी से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे आप निकालेंगे, आपको पता है कि Q जो होगा, Q एनर्जी रिलीज, ये क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये हम लोग कल भी देखे थे, कैसे होगा ये आपको पता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होता है जो तब रिलीज होता है जब सारे न्यूक्लियॉन्स आपस में आकर के मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं। तो अगर आपका Z का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो जब Z बना होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी कंपैरिजन टू x और y के। तो जब यहां एनर्जी रिलीज जितनी हुई है, अगर उस एनर्जी को आप इनकी एनर्जी से घटा देंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट घटा देंगे, तो आपको Q का वैल्यू पता चल जाएगा। अब प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, आप प्रोडक्ट का निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पर न्यूक्लियन आपको BZ पता है, तो BZ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ Z दैट इज A3 से, ये आपको बता देगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Z माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आप कैसे निकालेंगे, आपको अगर बाइंडिंग एनर्जी x का निकालना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ x को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप bx को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ x दैट इज A1 से, और इसमें जोड़ दीजिए by को, नंबर by क्या है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ y, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए y के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है तो by इंटू A2। आप इस इक्वेशन से भी q का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट को घटा करके। ये सेम चीज हमने कल न्यूक्लियर फिजन के केस में देखी थी, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। लिख लीजिए इसको, यहां A1 है। चलिए, तो न्यूक्लियर फ्यूजन आप क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाइज स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए खुद को मिल करके ज्वाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। अब एक बात बताइए, यहां पर आप बोल रहे हैं कि आपको न्यूक्लियस को जोड़ना है, दो छोटे न्यूक्लियाइज को आपको दो छोटे न्यूक्लियाइज को आप बोल रहे हैं कि आपको दो छोटे न्यूक्लियाइज को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके ये क्या बना लेगा, ये आपका एक बड़ा और स्टेबल न्यूक्लियाई आप बना लेगा। आप यही तो बोल रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स है और इसके भी अंदर प्रोटॉन्स होंगे। ये दूसरे वाले न्यूक्लियस के भी अंदर न्यूट्रॉन्स है और इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे। भाई एक बात बताओ, जब आप इन दोनों को आसपास लाओगे जोड़ने के लिए कंबाइन करने के लिए आसपास लाओगे, इन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है बट प्रोटॉन पे तो चार्ज है ना। मतलब दोनों न्यूक्लियाइज जो है आपके, दोनों के दोनों न्यूक्लियाइज कैसे हैं, ये दोनों न्यूक्लियाइज आपके पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन बैठा हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप इनको कंबाइन करने के लिए आसपास लाइएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा रिपल्शन। ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को आसपास आने ही नहीं देंगे, तो जब ये आसपास आएंगे ही नहीं तो आप इनको कंबाइन करोगे कैसे, आप न्यूक्लियर फ्यूजन कराओगे कैसे, आप दोनों को जोड़ करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाओगे कैसे। सबसे पहला तो सवाल ये, आप जैसे ही इनको कोशिश करोगे कि यार हम इनको पास ले आकर के कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना दे ताकि हमें कुछ एनर्जी मिल जाए, कैसे कर पाओगे, ये तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, और जब रिपल्शन होगा तो कभी दोनों ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको कराने का एकमात्र तरीका है कि इनका एनर्जी इनको हीट किया जाए।
जब आप हीट किए, जैसे मान लीजिए आपके पास एटम है, आप एटम को हीट करना स्टार्ट किया। जब आप एटम को हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, उसके चारों तरफ जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेकर के बाहर चला जाएगा। अब आपका क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियस बचा। अब न्यूक्लियस को भी आप हीट करो, हीट करो, हीट करो, क्या होगा, वो हीट एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मान लीजिए एक आपका न्यूक्लियस यहां पर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा न्यूक्लियस आपका यहां पर है, इस पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को आपने हीट करके दोनों की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। मान लीजिए इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब दोनों क्या है, अपनी काइनेटिक एनर्जी के चलते दोनों आसपास नजदीक आ रहे हैं। क्या होगा, जब ये नजदीक आएंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से आएंगे, हाँ ठीक है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि रिपल्शन के बावजूद वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, आएगा कि नहीं आएगा। आप मान लीजिए आपका ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, बहुत तेज स्पीड में चल रही है, आपने ब्रेक लगाया, बट ऐसा तो नहीं कि तुरंत रुक जाता है ना, वो तो अपनी काइनेटिक एनर्जी के चलते चलते जाता है, चलते जाता है, कुछ दूर जाके रुकता है। तो सेम चीज यहां पर होगा, ये चला आ रहा था, ये भी चला आ रहा था, दोनों एक दूसरे से के नजदीक आ रहे थे। ठीक है, इस पर ब्रेक लगा, ब्रेक क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट ब्रेक लगने का मतलब ये नहीं है कि भाई फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा और वहीं पर रुक गया, नहीं, अपनी काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इनको फोर्स करेगी कि ये आगे एक दूसरे की तरफ नजदीक आए। और अगर इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हुई, अगर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हुई तो इनके बीच का गैप बहुत कम हो जाएगा। और आपको पता है अगर गैप बहुत कम हो जाए तो कौन सा फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स होता है शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर इन दोनों को आपने इतना करीब ला दिया, इतना करीब ला दिया कि दोनों के बीच का गैप जो था, दूरी जो था, वो दूरी कम होते 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 10⁻⁻15 मीटर्स तक कम हो गया, तब कौन सा फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। और न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है और बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। तो अट्रैक्टिव भी है, स्ट्रांग भी है, वो क्या करेगा, दोनों को फ्यूज करा देगा, दोनों को कंबाइन करके आपका एक बड़ा साइज का न्यूक्लियस बना देगा। आया समझ में। तो ये है प्रोसेस आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का, जो आपका, अच्छा आपको इतना तो पता चलेगा कि भाई अगर मेरे को न्यूक्लियर फ्यूजन कराना है तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा देने के लिए आपको उसको हीट करना पड़ेगा। तो अगर आपको उसको हीट करना है मतलब ये प्रोसेस बहुत हाई टेम्परेचर्स पर ही पॉसिबल है, नॉर्मल टेम्परेचर पर न्यूक्लियर फ्यूजन कराना पॉसिबल नहीं है। और अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे कि कितने ज्यादा टेम्परेचर पर यह हो सकता है। ठीक है, तो सब ये आप प्रोसेस समझ गए, इस डायग्राम को बना लिए, उसके बाद हम आपको बताते, इसका जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है वो हम 2 लाइन में आपको लिखवा देते हैं। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, जो भी हमने आपको समझाया 2 लाइन में आप इसको लिख लीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन occurs at very high temperature because due to high temperature the nuclei gain a lot of kinetic energy and are able to overcome the electrostatic force of repulsion to come closer to each other ठीक है। when the gap between the two nuclei reduces up to the order of 10⁻⁻15 meters, then nuclear force overtakes the process and fuses the two nuclei to form a larger and stable nuclei। लिख लीजिए।
तो आपने बोला कि सर आपके न्यूक्लियाइज जिनको आप फ्यूज कराना चाहते हैं, जिन न्यूक्लियाइज को आप फ्यूज कराना चाहते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा इनके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के लगने के बावजूद ये दोनों इस फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे के नजदीक आ जाए। और जब ये नजदीकी दोनों की घटते घटते 10 टू द पावर -15 मीटर की हो जाएगी तो आपका न्यूक्लियर फोर्स जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली आपके न्यूक्लियाइज थे जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे और इनकी काइनेटिक एनर्जी बस इनके पास थी, इसके पास भी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, इसके पास भी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। नजदीक आते गए और मान लीजिए करीब आते आते जब आपका डिस्टेंस 10 टू द पावर -15 मीटर तक का डिस्टेंस हुआ तो इनकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पर लगा सकते हैं, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर आपका इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपका होना चाहिए। एक बात बताइए, जब ये दोनों न्यूक्लियाइज बहुत दूर थे एक दूसरे के तब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी, इंफिनिटी पर थे, बट काइनेटिक एनर्जी दोनों के पास थी। इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी के थी, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी के थी। हम यहां पर लिख देते हैं 2ke लिख देते हैं। ठीक है, बराबर जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके हैं, उनकी सारी काइनेटिक एनर्जी अब खत्म हो चुकी है, अब सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी है और वो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पर आपका जो भी एनर्जी रहा वो आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरे को एक बात बताइए, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा है, जब दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? K Q1 Q2 r होता है, K Q1 Q2 r स्क्वायर फोर्स होता है, K Q1 Q2 r उनकी पोटेंशियल एनर्जी बताता है। तो यहां पर भी आपके दो चार्जेस है, दोनों न्यूट्रॉन, दोनों न्यूक्लियस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो आप क्या लिखेंगे पोटेंशियल, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, K इंटू एक न्यूक्लियस पे चार्ज है E और दूसरे न्यूक्लियस पे भी चार्ज है E, क्योंकि दोनों पे हम मान के चल रहे हैं एक प्रोटॉन है। ठीक है, और डिस्टेंस इसका कितना हो चुका है, घट करके r। तो आप पोटेंशियल एनर्जी यहां पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। और आप K क्या होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आप लिख सकते हैं E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो आपका यहां से काइनेटिक एनर्जी कितना आया, काइनेटिक एनर्जी आपका आया E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। ठीक है, ये 2 जाकर के यहां पर डिवाइड हो गया। अब आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो आप इसका वैल्यू डाल दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 किसका वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है, इंटू E स्क्वायर। E का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r घट करके 10 टू द पावर -15 मीटर्स का हो चुका है। तो आप यहां पर लिख दीजिए 10 टू द पावर -15। ठीक है, ये आपको क्या देगा, ये आपको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू देगा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई थी, ये काइनेटिक एनर्जी आपकी आई थी टेम्परेचर की वजह से। तो आपको पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आप किसी गैस का काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं टेम्परेचर T पे, तो उसका फॉर्मूला होता है F/2 इंटू KT, जहां पर आपका K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमने आपको पढ़ाया था F/2 इंटू KT, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जहां K होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, टेम्परेचर की वजह से आई। तो आप इसको इससे इक्वेट कर सकते हो, और आपका हाइड्रोजन के लिए, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये कितना होता है, ये 3 होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 3/2 KT इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -15। अब आपको टेम्परेचर अगर निकालना है तो आप इसको 3/2 K को जाकर के इससे डिवाइड करा देंगे। तो जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, K का वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप K का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो आपका टेम्परेचर आता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 9 केल्विन का आता है। मतलब कि
अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराना है तो आपका टेम्परेचर कितना ज्यादा होना चाहिए? 10⁹ केल्विन के आसपास होना चाहिए, तभी आपका ये प्रोसेस होगा। अब आपको पता है अर्थ पे तो इतना टेम्परेचर है नहीं, तो अर्थ पे इस रिएक्शन को करा पाना पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम फिर भी चाहते हैं कराना, आपका मान लीजिए हम आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम इस रिएक्शन को कराना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पहले न्यूक्लियर फिजन कराएंगे, फिजन करा करके हम इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे कि आपका इतना टेम्परेचर अचीव हो, और उसके बाद आप न्यूक्लियर फ्यूजन आपका रिएक्शन इनिशिएट होगा। ठीक है, आपको जान करके हैरानी होगी, इस रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर इतना चाहिए होता है। अगर इतना टेम्परेचर होगा तभी रिएक्शन होगा। सन के सरफेस पर भी इतना टेम्परेचर नहीं होता है। सन के सरफेस पर भी आपका वहां पर का टेम्परेचर आपका 10⁷ केल्विन है, 10⁷ केल्विन है सन के सरफेस का टेम्परेचर। बट फिर भी आपका ये रिएक्शन सन पे होता है। क्यों होता है अभी हम लोग समझेंगे, पहले आप यहां तक लिखिए। समझ में आया ये? आपने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होने के लिए टेम्परेचर आपका 10⁹ केल्विन के अप्रॉक्स होना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि हमने बोला कि सर सन का जो सबसे बड़ा स्रोत ऑफ एनर्जी है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही है, मतलब न्यूक्लियर सन के सरफेस पे भी इतना टेम्परेचर होना चाहिए, तभी तो इतना हो रहा है। बट पता आपको ये चला कि सर सन के भी सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो आपका इतना हाई नहीं होता है, सन का टेम्परेचर आपका 10⁷ केल्विन तक ही होता है। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस है टेम्परेचर का, फिर भी वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हो जा रहा है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपने बोला कि सर जब टेम्परेचर 10⁹ केल्विन तक पहुंचेगा तब आपके न्यूक्लियाइज के पास इतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करके एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। मतलब टेम्परेचर का क्या जरूरत है? टेम्परेचर का जरूरत है क्योंकि हमको उतनी हाई वेलोसिटी चाहिए। अगर उतनी हाई वेलोसिटी नहीं रहेगी तो आपका रिएक्शन नहीं होगा। अभी सन का टेम्परेचर होता है 10⁷ केल्विन का, ठीक है, बट हम बोल रहे हैं यहां पर फिर भी फ्यूजन हो जाता है। उसका रीजन ये है, आप पढ़ेंगे जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, वहां पर एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक टॉपिक आता है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वेलोसिटी के बीच में, कि किस पार्टिकल का कितना वेलोसिटी है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए किसी भी रैंडम टेम्परेचर पे जो आपका एक कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का आपका कर्व होता है। तो मान लीजिए कि आपका 10⁷ केल्विन का ये आपका कर्व है। ये क्या बता रहा है कर्व? ये आपको कर्व बता रहा है कि इस टेम्परेचर पे 10⁷ केल्विन पे किस पार्टिकल का कितना वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत जो आपके कुछ पार्टिकल्स हैं उनका वेलोसिटी बिल्कुल एकदम इस जो आपका एवरेज वेलोसिटी है, मान लीजिए आपका एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, मीडियम वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल्स का तो वेलोसिटी यही है, ठीक है ना, मैक्सिमम पार्टिकल्स का वेलोसिटी इस रेंज में लाई कर रहा है। बट कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका वेलोसिटी इससे कम है, और कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जिनका वेलोसिटी इस एवरेज वैल्यू से बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? तो अगर आपको कुछ थोड़े से भी पार्टिकल मिल गए जिनका वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी के आसपास भी होगा तो उससे रिएक्शन हो जाएगा। और अगर एक बार रिएक्शन हो गया तो आपका इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि बाकी पार्टिकल्स का भी वेलोसिटी उस रेंज में पहुंच जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी उस रेंज में हो। अगर एक दो भी वहां पर आपको मिल गया उस वेलोसिटी का पार्टिकल तो आप उतनी वेलोसिटी अचीव कर लेंगे ताकि आपका रिएक्शन हो जाए, और रिएक्शन एक बार हो गया फिर तो एनर्जी रिलीज होगी और बाकी के पास भी आपका पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? कुछ पार्टिकल उस वेलोसिटी का आपको मिल जाएगा जितनी वेलोसिटी से आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होना चाहिए, जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सन के न्यूक्लियर फ्यूजन में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो एग्जैक्टली कौन से रिएक्शंस होते हैं और उनमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो सन के सरफेस पे जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक आपका हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन साइकिल,
एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, और एक दूसरे को हम बोलते हैं, ये आपका दूसरा होता है, ये होता है आपका कार्बन, ये होता है आपका कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के बीच में। इसमें क्या होता है कि आपका एक हाइड्रोजन आया 1H1, हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस आया, दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट किया और आपका क्या बना दिया, एक ड्यूटेरियम बना दिया। ठीक है, ड्यूटेरियम बनाया, साथ में आपका एक पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ, आपका एक न्यूट्रिनो रिलीज हुआ, और न्यूट्रिनो के साथ आपका एनर्जी रिलीज हुआ 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका ड्यूटेरियम बना, ये जो आपका ड्यूटेरियम बना, ये एक और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये क्या बना देगा, ये आपका बना देगा हीलियम 2-3, और साथ में आपका गामा पार्टिकल रिलीज होगा और आपका एनर्जी रिलीज होगा 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका हीलियम बना, हीलियम 2-3, ये एक और हीलियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये आपका हीलियम 2-3 एक और हीलियम 2-3 के साथ रिएक्ट करके हीलियम 2-4 बनाएगा, और साथ में आपके दो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, और यहां पर आपका जो एनर्जी रिलीज होगा वो होगा आपका 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके दो हाइड्रोजन निकले, ये फिर से आपका ये वाला रिएक्शन करेंगे और आपका चेन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो आपका टोटल एनर्जी जो यहां पर रिलीज होता है, तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 18.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये कौन सा साइकिल है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, क्योंकि यहां पर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके पहले ड्यूटेरियम बना रहा है, फिर वो ड्यूटेरियम एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका हीलियम 2-3 बना रहा है, और ये हीलियम 2-3 एक दूसरे हीलियम 2-3 के साथ रिएक्ट करके हीलियम और प्लस, मतलब हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल प्लस आपका दो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। ठीक है, लिखिए मिटा दिया जाए। तो ये था प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, मतलब सन पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसका एक होने का तरीका ये है जहां आपका एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके, मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ड्यूटेरियम बनाएगा, ड्यूटेरियम फिर एक प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके हीलियम 2-3 बनाएगा, उसके बाद वो हीलियम 2-3 दूसरे हीलियम 2-3 के साथ मिलकर के हीलियम 2-4 प्लस फिर से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर के फिर से साइकिल रिपीट करेंगे, और एक साइकिल में जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है वो होती है आपकी 18.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा साइकिल है, जो दूसरा तरीका है जो सन पर होता है, जिसके चलते आपका जिसके चलते आपकी एनर्जी रिलीज होती है, वो है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। अगला लिखिए कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है कि आपका C612 जो है ये आपका एक 1H1 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये आपका बना देगा नाइट्रोजन 713 बनाएगा नाइट्रोजन 713 बनाएगा, साथ में आपकी एनर्जी रिलीज होगी Q1। ठीक है, फिर ये जो आपका नाइट्रोजन 713 है, ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा C613, और साथ में आपका रिलीज होगा एक पॉजिट्रॉन, और उसके बाद आपका ये जो C613 ये आपका फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, 1H1 के साथ, और ये रिएक्ट करके बनाएगा नाइट्रोजन 714, और यहां पर आपका एनर्जी रिलीज होगी Q2। ठीक है, फिर ये जो आपका नाइट्रोजन 714 ये फिर के आपका एक प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये आपका बनाएगा ऑक्सीजन 815 बनाया, और यहां पर आपका एनर्जी रिलीज हुई Q3। फिर आपका ये जो ऑक्सीजन 815 ये आपका फिर से डिसोसिएट करेगा, और ये आपका बनाएगा नाइट्रोजन 715 प्लस आपका यहां पर रिलीज होगा एक पॉजिट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका नाइट्रोजन 715 ये आपका रिएक्ट करेगा फिर से एक प्रोटॉन के साथ, और अब ये बनाएगा आपका फिर से वापस C612 और आपका हीलियम 2-4 प्लस आपका एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर एनर्जी Q1 Q2 Q3 यहाँ पर आपकी सारी एनर्जी रिलीज हो चुकी है, और यहाँ पर आपका ये बनाएगा हीलियम 2-4। ठीक है,
और उसके बाद आपका यहाँ पर Q1, Q2, Q3 जब आप टोटल एनर्जी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका एनर्जी रिलीज होती है 12.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 24.68। पिछले वाले की तुलना में यहाँ पर आपका एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, बट ये रिएक्शन जो है पिछली वाली की तुलना में कम होता है। ज्यादातर रिएक्शन आपका सन पे जो होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के थ्रू होता है। अच्छा, यहाँ पर आपका न्यूट्रिनो भी आएगा साथ में, जहां जहां आपका पॉजिट्रॉन आ रहा है वहां वहां आपका न्यूट्रिनो भी साथ में आएगा। लिख लिए? तो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो सन के सरफेस पर हो रहा है। इसमें आपने दो साइकिल्स पढ़े, एक आपने पढ़ा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, दूसरा आपने पढ़ा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन टॉपिक है वो होता है समाप्त, और आपका न्यूक्लियाई चैप्टर भी जो है वो आपका होता है। न्यूक्लियाई चैप्टर में एक टॉपिक और बच रहा है आपका, वो है आपका मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जहां हम लोग निकालेंगे कि कितने टाइम में कितना पार्टिकल टूटा। ठीक है, जो पार्टिकल टूटा उसका लाइफ कितना है। तो ये आपका आधे घंटे का टॉपिक है। अगर आप कहें तो इसको हम आज कंप्लीट करा करके पूरा चैप्टर आज आपका खत्म कर देते हैं, और अगर नहीं तो फिर आपका कल चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी टाइम है आपके पास, तो आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए।